हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में DECE जो 3 का एग्ज़ाम था फ़ैब 2021 का, उसके 4 जो प्रश्न थे वो मैंने कल करवा दिए थे। बाकी के बचे 3 प्रश्न हैं वो मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। तो इसमें 4 तक करवा दिए थे। 5वां प्रश्न है 5वें का, केंद्र में प्रमस्तिष्क घात वाले शालापूर्व बच्चे से निपटने और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। और इसी का ख भाग है, 1 वर्षीय दृष्टि दोष वाली बच्ची के विभिन्न क्षेत्रों में आप जिस विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी माँ को जो आप 5 गतिविधि सुझाएंगे उनका वर्णन कीजिए। तो हम पहले इन दोनों के आंसर्स देख लेते हैं कि केंद्र में प्रमस्तिष्क घात से निपटने व बच्चे के जो विकास के लिए शालापूर्व केंद्र में जो शिक्षक होता है ना, निम्न प्रयत्न कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, केंद्र में क्रिया योजना बनाते समय इन बच्चों की बौद्धिक व शारीरिक क्षमता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हो सकता है प्रमस्तिष्क घात वाला जो कोई एक बच्चा उसकी मानसिक क्षमता सामान्य बच्चे जितनी हो, है ना, या फिर दूसरा हो सकता है उसकी मानसिक जो क्षमता होती है वो कमजोर हो, कम हो सकती है, या फिर उस बच्चे की किसी की शरीर क्रियात्मक क्रियाएं वो तो सही हो लेकिन मानसिक मंदता है ना उसका स्तर उच्च, यानी कि मानसिक मंदता ज्यादा हो, या हो सकता है मानसिक मंदता कम हो और जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो सही हो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए क्रियाओं का आयोजन करना है एक शाला पूर्व केंद्र के शिक्षक को। नेक्स्ट उन्हें ध्यान में रखना है कि इन बच्चों के लिए जो क्रियाओं का आयोजन करेंगे ना उनका लक्ष्य अलग रखेंगे, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं उनका लक्ष्य अलग रहेगा और इन बच्चों का अलग रखेंगे, क्योंकि इन बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे हम जो अपेक्षाएं करते हैं ना तो वो इन बच्चों के लिए अलग रहेंगे हमारी अपेक्षाएं, ताकि क्या ये अपने स्तर का कार्य पूरा कर सके और बच्चे क्या खुश हो सके कि हाँ हमने काम किया। अगर हम सामान्य स्तर वाले बच्चों का एक क्रिया इनके लिए रखेंगे तो ये पूरा नहीं कर पाएंगे और इससे क्या इनमें आत्मसम्मान की जगह हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम ना माता पिता को इनके प्रारंभिक उत्प्रेरण देने के लिए सलाह देंगे, यानी कि घर पे ही इन बच्चों के लिए इन बच्चों के जो मानसिक मंदता है ना इसके प्रमस्तिष्क घात है इसके उपचार के लिए कुछ प्रयास करें, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बच्चों को अन्य सभी बच्चों के साथ क्रियाओं में शामिल करेंगे ताकि बच्चों को सीखने के अन्वेषण करने के मौके मिले। यदि समस्या ज्यादा है बच्चे को तो ऐसे नहीं सोचना है कि बच्चा कुछ समझेगा नहीं, फिर भी उसको बच्चों के साथ ग्राउंड में लेके जाएंगे। सारे बच्चे पार्क में जा रहे हैं तो उन बच्चों को भी हम लेके जाएंगे। हम बच्चों के लिए जो पाठ्यचर्या बनाएंगे ना तो इनके लिए सरल पाठ्यचर्या बनाएं, क्योंकि जरूरत पड़े तो उनकी सहायता भी हम कर सके उस हिसाब से। अगर बच्चे को कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करना है तो उसे ना सबके सामने प्रेरित करेंगे, इससे उसका उत्साह भी बढ़ेगा, उसका उत्साह बढ़ाएं हम। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उन पर थोड़ा सा ना शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि थोड़ा सा ना उनका अच्छे से विकास हो पाए। नेक्स्ट ध्यान में रखना कि अगर बच्चे की समस्या कम है तो वह केंद्र में आ सकती है, तो प्रोत्साहित कीजिए कि बच्चा शालापूर्व केंद्र में जरूर आए। अगर समस्या गंभीर है तो जो विशेष बच्चों के स्कूल है ना वहां भेजा जाए, तो इस तरह से बच्चों को सकारात्मक माहौल मिल सकता है केंद्र में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था कि जो 1 वर्ष की दृष्टि दोष वाली बच्ची है ना उसकी माँ को क्या सलाह देंगे उसके जो सारे क्षेत्रों में विकास के लिए 5 गतिविधियां। तो पहले हम बताएंगे कि माँ बच्ची से बातचीत करे और बच्ची को अपने निकट लाए, चेहरे को छूने दे, बच्ची को अन्वेषण करने के मौके दे। इससे क्या होगा, बच्ची माँ की आवाज, उनकी गंध, उनका स्पर्श, इन सब के बारे में बच्ची को पहचान होगी और अपनी माँ के साथ एक स्नेहमयी संबंध बना पाएगी, जो कि आगे जाके उसके सामाजिक संबंध या दूसरों के साथ स्नेह का जो विकास होता है ना उसको बढ़ाने में उसको बढ़ावा मिलेगा बच्ची के। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब बच्ची लगभग घुटनों पे चलने लायक हो, यानी कि 5 6 7 महीने की हो जाए ना, तो उस टाइम उसको अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न वस्तुएं हाथ में देकर महसूस करने के लिए दें और फिर उन चीज़ों का नाम बोलें, है ना। जैसे बच्चे को बॉल दे दी हाथ में और फिर हाथ में दे के कहेंगे बॉल है, झुंझुना दे दिया, बजाएंगे कि झुंझुन है, तो इससे बच्चे को क्या, जब वो हाथ में कुछ चीज़ पकड़ेगी और वो बजेगी तो उसे पता चलेगा कि ये रैटल है, झुंझुना है, ठीक है ना। उस चीज़ का नाम बोले। ऐसा करने पर बच्ची को उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा और आसपास का जो परिवेश है ना उसका अन्वेषण करने का भी मौका बच्ची को मिलेगा। अगला हम कर सकते हैं कि जो बच्ची है उसको चलना फिरना ये सब सिखाने के लिए उसके हाथ पैरों को गोद में लेके ना हिलाएं अलग अलग तरह से, ताकि बच्ची को पता चले, महसूस हो कि अलग अलग जो शरीर के अंग होते हैं ना हाथ पैर, इनको हिलाने पे कैसे क्रियाएं करता है शरीर। बच्ची घुटनों के बल या पैरों पर चलने के लिए अगर बच्ची को जैसे समय लग रहा है तो बच्ची के इस दोष की वजह से अगर समय लग रहा है तो उसके लिए क्या करें, बच्ची को एक जगह बिठाएं और उसको ना आवाज दें
और उसको आकर्षित करें कि उस आवाज, हमारी आवाज़ सुन के उसको पुकारें, तो वो इस साइड आए। घुटनों पे चलाना सिखाने के लिए या खड़ी हो जाए तो चलने, पैरों पे चलने के लिए सिखाने के लिए ऐसे प्रेरित करें। थोड़ी दूर होके फिर आवाज़ लगाएं। या फिर क्या कर सकते हैं, कोई जो आवाज़ करने वाला खिलौना होता है ना, उस टाइप से बच्ची को थोड़ी दूर जाके बजाए, और फिर बच्ची को ना बोलें कि चलो चलो ये आवाज़ किधर से आ रही है। तो इस तरह से बच्ची को चलने फिरने के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, तो बच्ची का शारीरिक विकास होगा। नेक्स्ट जो बच्ची होती है, तो 1 साल की उम्र तक क्या कुछ शब्द बोलने लग जाती है बच्चियाँ, जैसे मम्मा पापा, इस तरह से शब्द बोलने लग जाती हैं। पर क्या दृष्टि दोष है, इस कारण बच्ची क्या देख तो पा नहीं रही है ना। वो जैसे चित्र वगैरह देख के भी बच्चे समझते हैं, सीखते हैं। तो दूसरों के बोलते हैं, जब होठ जो होते हैं, होठ पठन होता है, तो वो भी नहीं कर पाती है बच्ची। तो वो सब सीखने के लिए, सिखाने के लिए माता पिता को प्रयास करने होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बच्ची को कुछ बोलेंगे ना तो बार बार दोहरा के बोलेंगे। और अपने होठ जब बोलेंगे तो बच्ची का हाथ अपने होठ पे रखेंगे तो बच्ची को ना महसूस होगा कि होठ कैसे हिल रहे हैं ये शब्द बोलने पे। तो इससे बच्ची का भाषाई विकास होगा। उसे लोरी सुनाए, है ना, उसे कहानी सुनाए, उससे बात करते रहे, इन सब चीज़ों से उनका भाषाई विकास होगा। अभी नेक्स्ट है, जैसे सामान्य बच्चों को इस समय स्वयं खाना खाने लायक हो जाते हैं लगभग साल भर के बच्चे। तो क्या इन बच्चों को भी हमें ना सिखाना है। अब ऐसा नहीं है कि दृष्टि देख नहीं पाती तो कैसे खाएगी, नहीं। इन बच्ची को भी जैसे हाथ में उसका हाथ पकड़े, उसमें चम्मच दें और धीरे से थोड़ा सा खाना लेके हाथ से ऊपर करके खिलाएं। इससे क्या है, उसको स्वयं खाने के लिए प्रशिक्षण मिलेगा और आगे जाके ना इसके विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बच्ची को नियमित रूप से नेत्र चिकित्सक के पास लेके जाएं। अगर जैसे पता चला कि बच्ची छोटी है ना, तो उसमें अभी हम अगर टाइम से डॉक्टर को दिखा देंगे तो हो सकता है ना कि किसी और कमी से ये बीमारी हुई हो, तो उसका सही से इलाज कर सकता है डॉक्टर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बच्ची को ना जितना जल्दी हो सके इलाज के लिए लेके जाएं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6 है। 6 का संचार की विधि के रूप में भूमिका अभिनय का, उसके लाभों व सीमाओं का, जो भूमिका अभिनय है उसके लाभ व सीमाओं सहित उसका वर्णन करना है हमें भूमिका अभिनय का। उसका ख पार्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक के कारण संचार प्रक्रिया में आ सकने वाली 2 बाधाएं बताइए। प्रेषक के कारण, संदेश के कारण या प्राप्तकर्ता के कारण। और ये तीनों के ना 2-2 मार्क्स के हैं, तो ये छोटे छोटे आंसर आएंगे इसके। नेक्स्ट है 6 का ग, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र का बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों और सिद्धांतों के बारे में बताना है हमें। तो इनका उत्तर देखते हैं हम पहले। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका अभिनय। भूमिका अभिनय क्या है, जब कोई एक व्यक्ति ना भूमिका को समझकर, उसे अच्छे से समझकर उस भूमिका के संबंध में पूरा प्रशिक्षण लेता है और उसको नियम पूर्वक निभाता है, तो उसे भूमिका का अभिनय करना कहते हैं, भूमिका अभिनय कहते हैं। जैसे कि एक वकील है मान लो, तो क्या वकालत करना अगर उसे पसंद है तो ठीक है, उसका उसे वो प्रशिक्षण लेता है, यानी वकील की डिग्री लेता है, फिर उसकी ट्रेनिंग करता है, उस तरह से ना दूसरे वकील के अंडर सीखता है। तो उसके बाद क्या है, वो अच्छे से बढ़िया से बढ़िया वकील की अंडर ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद एक अच्छे वकील की भूमिका निभाता। तो इसी तरह भूमिका अभिनय का भी जो अभिनय करता है उसे भी ऐसे ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है भूमिका अभिनय की। भूमिका करने वाले लोग प्राप्तकर्ता, कुशल पेशेवर, कलाकार व स्वयं हम खुद भी हो सकते हैं। यानी कि हम जब भूमिका अभिनय करेंगे ना, तो अभिनय करने वाला प्राप्तकर्ता यानी कि जिसे संदेश हम दे रहे हैं उनमें से भी चुन सकते हैं। कोई पेशेवर कलाकार है उसे ले सकते हैं, हम खुद भी बन सकते हैं। अब भूमिका अभिनय के चरण क्या क्या है, भिन्न भिन्न, मतलब एक किस तरह से प्रतिपादित किया जाता है। पहले चरण में होता है एक विषय चुनेंगे। विषय ऐसा होगा जिसके प्रति हम लोगों की ना अभिवृत्तियों को बदलना चाहते हैं और उस विषय पर चर्चा कर सूचना देना चाहते हैं या कोई निर्णय देना चाहते हैं ना, उसमें मदद कर सकते हैं। पहले फिर हमने सब्जेक्ट चुन लिया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप होगा हमारा द्वितीय चरण। तो उसमें जो व्यक्ति भूमिका अभिनय करेंगे वे हमारे श्रोताओं में से भी कोई हो सकता है, या व्यावसायिक अभिनेता जो होता है उसे भी हम चुन सकते हैं, या हम चाहते कि खुद भी कर सकते हैं ये। अब जो दूसरा चरण हो जाएगा उसके बाद क्या है, हम तीसरा चरण करेंगे। इसमें जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है उसे उन परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर ये अभिनय करना है, ठीक है, उस बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा चौथा चरण आएगा, चरण 4। उसमें भूमिका अभिनय की अवधारी निर्धारित करेंगे, यानी कि हमें जो ये भूमिका अभिनय कितनी देर तक आयोजित करना है। उसके बाद अभिनय करने वाले जो हैं उनके साथ 15 या 20 मिनट की तैयारी का टाइम देंगे उन लोगों को।
फिर इसका छठा चरण आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जो श्रोताओं है ना उनकी भूमिका क्या रहेगी ये देखते टाइम उनको ये समझाएंगे श्रोताओं को। फिर इसका सातवें चरण में भूमिका अभिनय के बाद श्रोता व अभिनय करने वाले लोग हैं ना, जिस मुद्दे पे अभिनय किया था उसके बारे में विश्लेषण के लिए हम उन सबको आमंत्रित करेंगे और बैठक की तरह कि सब बैठो और चर्चा करो कि इसके ऊपर जो हम यहाँ पे दिखाया है, हमने अभिनय किया, कौन सहमत है कौन असहमत है, कितना जानते हो उस बारे में विश्लेषण के लिए आमंत्रित करेंगे। फिर लास्ट और नेक्स्ट चरण होगा आठवां चरण। तो इसमें चर्चा का विश्लेषण के बाद जो भी इम्पोर्टेंट हम टॉपिक के मुद्दे जो उभरेंगे ना उनको सारांश प्रस्तुत करेंगे कि भाई देखो ये भूमिका अभिनय किया, इससे ये पता चलता है, आप लोगों ने से बात भी की तो इससे ये सब मुद्दे बाहर निकल के आए हैं। जैसे एक व्यक्ति है ना, वो उसके जीवन में ना एक से अधिक स्थितियां भूमिका निभाता है। जैसे कि एक अगर बच्चा है तो छोटा बच्चा, फिर वो वयस्क हो जाएगा ना, फिर एक भाई, जब वो बच्चा है तो भाई रहेगा, बेटा बनेगा, फिर उसके बाद वो पिता बनता है, फिर पति बनता है, इन सब की भूमिकाएं निभाता है। ठीक है, पिता, पति, बेटा, भाई, ये सारे के सारे, दादा, ये सारे के सारे क्या रिश्ते निभाने वाला एक ही व्यक्ति है। ठीक है, वो बच्चा, ठीक है, जो बड़ा होने के बाद ये सारे रिश्ते निभाना शुरू कर देगा। वैसे ही भूमिका अभिनय भी, एक आदमी कई मुद्दों के ऊपर भूमिका कर सकता है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर लोगों से ना कब सीधे बात नहीं कर सकते हैं, वो नाजुक मामले होते हैं, तो उनसे क्या समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम भूमिका अभिनय का सहारा ले सकते हैं। अब ये मुद्दे क्या है, जैसे कि लड़कियां होती हैं उनको लड़कों से भिन्न मानते हैं, लेकिन कहेंगे तो उन लोगों के, समाज वाले लोगों को बुरा लगेगा, तो इन सब के लिए भूमिका अभिनय कर सकते हैं। अतः ऐसे में हम लड़का लड़की एक समान भूमिका अभिनय द्वारा उनके सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं। और भूमिका अभिनय होता है ये नाटक से थोड़ा सा भिन्न होता है, अलग होता है। इसमें मोटे तौर पर हम ना एक स्थिति बता देते हैं उसको, अभिनय करने वाले को, और उनको बोल देते कि आप अपने समझ से करो ये सब। भूमिका अभिनय के बाद क्या करना है, भूमिका अभिनय के बाद दर्शकों की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, उनको ना ऐसा लगता है अच्छा हाँ ये तो हमारे जीवन से रिलेटेड है, हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ वैसा होना चाहिए। अतः जब चर्चा आयोजित करें तो उसके लिए ये चर्चा आयोजित करना महत्वपूर्ण है। इसका चर्चा का अंत ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए, नहीं, सब पक्ष विपक्ष की बातें सारी सुननी है और आपको किसी में बोलना नहीं है ना, दोनों की बातें बराबर सुननी है। इसके बाद हमारी भूमिका स्पष्टीकरण देंगे, हम ना स्पष्टीकरण देंगे, ऐसा नहीं कि अपना निर्णय सुनाएंगे ना, उसमें हम सहायता करेंगे, सहायक के रूप में होनी चाहिए हमारी भूमिका। इसमें हम अन्य किसी को नीचा ना दिखाएं, ये भी ध्यान में रखना है। भूमिका अभिनय के लाभ क्या है? पहला लाभ है यह संचार का सरल, कम खर्च वाला, प्रभावी तरीका है। दूसरा, कम समय में एक विशेष जो विषय है ना उसके बारे में कई आलोचनात्मक पहलू उभर कर सामने आ सकते हैं इससे, और इन पहलुओं के कारण कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तीसरा इसका लाभ है कि यह समस्या पर सीधे ध्यान केंद्रित करवाता है, वह समस्या का निराकरण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है यह लोगों की अभिवृत्ति धारणाओं को बदल सकता है, बदल कर उनके व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है। नेक्स्ट जो बात हम किसी को सीधा नहीं बोल सकते ना, वो हम अभिनय के द्वारा बोल सकते हैं, भूमिका अभिनय के द्वारा। अब इस अभिनय की कमियां बतानी है हमें। इस भूमिका अभिनय का सही उपयोग ना होने पर यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन के रह जाता है, तो ये इसकी कमी है। अगर भूमिकाओं को बढ़ा चढ़ा कर, तोड़ मरोड़ कर या कम आंका जाए तो इससे भी जो सीखते हैं ना, सिखाना है, उसकी संभावना कम हो जाती है। अच्छे से अगर इसका विश्लेषण ना हो तो आलोचनात्मक मुद्दे भी उभर कर नहीं आ पाते हैं, तो ये भी एक इसकी ना कमी है। अगला हमारा प्रश्न था कि ये निम्न के कारण संचार में आ सकने वाली तीन बाधाओं के बारे में बताना है। तो पहला हमें बताना प्रेषक के कारण आने वाली बाधाएं। तो इसमें ना इनका भाषागत अवरोध जो होता है, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जो प्रेषक होता है ना, जो संदेश देने वाला, संचार करने वाला, अगर जैसे कि उसे ढंग से जो भाषा उसने चुनी है, मान लो अगर उसने हिंदी चुनी और उसे हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आ रही है, तो टूटी फूटी हिंदी में ढंग से नहीं बता पाएगा उस समुदाय के लोगों को। इसलिए भाषागत अवरोध है ना, ये उसमें समस्या पैदा कर सकते हैं संचार की प्रक्रिया में। दूसरा, उसके बोलने का ढंग क्या है, कई लोगों का बोलने का तरीका ऐसा होता है ना कि दूसरे सुनते इंप्रेस हो जाए, और कई लोगों को बोलने में ऐसे लगता है कि बस आया था, आके बोलना था, बस कुछ तो बोलना था, बोल के चला गया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई कुछ समझ पाता। तो वो भी एक तरीका होता है। अगर ऐसा रहेगा तो उससे भी जो संचार है ना वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो प्रेषक के तो ये दो संचार की जो बाधाएं हो गई ना, संचार प्रक्रिया में बाधा, ये आप लिख देंगे और इनमें 2-2 4-4 लाइन लिख देंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का ही प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत कुछ 5-7 लाइन इन दोनों में मिला के लिख देना आप। ऐसे ये जो पॉइंट है ना, इन्हीं में से इन्हीं का बना के 4-5 लाइन वो लिख देना। दूसरा, संचार जो संदेश है,
संदेश के कारण आ सकने वाली बाधाएं क्या, एक अगर संदेश अस्पष्ट होगा, यानी कि खुद जो संदेश दे रहा है ना उसको ये नहीं पता है कि संदेश क्या संदेश देना है, मानो टीकाकरण का देना है और उसे ये नहीं बता पाएंगे कि टीकाकरण के बारे में हमें संदेश देना है, तो किसी को समझ कैसे आएगा कि हम टीकाकरण के बारे में बता रहे हैं। तो अस्पष्ट संदेश है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है संचार में। संदेश अपूर्ण हो, मतलब कि हमने चुन लिया कि टीकाकरण के बारे में संदेश देना है, लेकिन टीकाकरण के लिए जरूरी जानकारी है वो नहीं हमने की, तो भी वो संदेश क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है संचार प्रक्रिया में, तो ये भी इसकी कमी है। नेक्स्ट हमें बताना है कि प्राप्तकर्ता के कारण संचार में आने वाली बाधाएं। तो पहला प्राप्तकर्ता का मतलब जिन्हें हम बता रहे हैं ना, जो ग्रहण कर रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं वो, तो उनकी सोच में भिन्नता, यानी कि उन सबके के कई लोग होते हैं, सबके अलग अलग सोच होती है। अब वहाँ पे हम बिठाएंगे किसी को, प्राप्तकर्ता को, तो अगर उसमें से 10 लोग हैं, 10 में से मानो 5 6 7 8 लोग हैं, 8 लोगों के भी एक जैसे विचार हुए तो अच्छा है, लेकिन क्या रहेगा, 2 के अलग, 2 के अलग, एक का अलग, इस तरह से अगर हुआ ना तो दिक्कत हो सकती है। तो सोच में भिन्नता की वजह से भी संचार में बाधा आ सकती है। दूसरा जो प्राप्तकर्ता होते हैं ना, उनमें उत्प्रेरण की कमी या रुचि ना लेना है। क्या है, प्राप्तकर्ता को हम बिठा देंगे लेकिन भूमिका अभिनय में रुचि नहीं ले रहे, उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा है ना, उनके लिए ये बोरिंग। अब ऐसा नहीं है कि सबके लिए बोरिंग हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक आदमी है उसको नाटक पसंद हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता, तो उससे भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो बजट बनाना ना, बजट बनाते टाइम केंद्र में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना वो बताना है। तो पहले बजट बनाने का महत्व, ये चीज़ हमें देखनी है। बजट बनाने में ना हमें ये देखना है कि हमारे पास जो धन आएगा यहाँ केंद्र के लिए, वो कहाँ से आएगा और किस चीज़ पे खर्च करेंगे। यानी कि अब व्यक्तिगत मत मतलब हम हमारी जो चीज़ होती है ना, एक प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट के ऊपर कैसे यूज़ करना है उस पैसे को, ऐसे ही क्या शालापुर शिक्षक में मद या एक चीज़ ना, वो हम एक स्टूडेंट को मानते हैं, है ना, तो उन पे कैसे खर्च करने, एक बच्चे पे कितना किस तरह से खर्च करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखने में सहायता मिलती है इससे। यह इन चीज़ों का पता लगाने में सहायता करता है कि जिन चीज़ों पे धन हम खर्च कर रहे हैं, यह उन पे मतलब सही खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना खर्च करना चाहिए और कहाँ से धन बच सकता है और किन क्षेत्रों में ज़्यादा धन लगाना जरूरी होता है। बजट व लेखा विवरण में अंतर क्या है। अभी बजट व लेखा विवरण जो होता है वो अलग अलग होता है ना, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब हम बजट बनाएं। तो लेखा विवरण होता है, उसमें पैसा व्यय करने के बाद हम जो बनाते हैं ना, उसे लेखा विवरण कहते हैं, और जो बजट होता है वो उससे पहले बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब बजट बनाएं कि जो खर्च हमने कर दिया ना उसके बारे में हमें बनाना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो प्राप्त यानी कि रिसिप्ट बनाते हैं हम, बच्चों की फीस वगैरह की, बुक मंगवाते हैं, सामान मंगवाते हैं केंद्र में, उन सब रिसिप्ट का और उनके जो स्वरूप प्राप्तियाँ होती है ना, उनके स्वरूप जो होता है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारी रिसिप्ट होती है, प्राप्तियाँ होती हैं, उनका स्वरूप संगठन के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी कि किसी संगठन में कुछ होगा, जो रिसिप्ट होती है किसी दूसरे संगठन में वो अलग होगा। क्योंकि जैसे कि जो ये बाल देखभाल संगठन होते हैं, शालापुर केंद्र होते हैं, इनमें क्या है, कोई ये ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी खोल दी है, तो इसमें तो जो भी धन मिलेगा वो तो जो कोई फंड मिलेगा वहाँ से आ सकता है, या फिर जो केंद्र में जो फीस बढ़ाते हैं ना बच्चों की, उसके लिए हम कर सकते हैं ना, या तो कोई एजेंसियों से कह दे कि फंड इकट्ठा हमें दे, इकट्ठा करके अनुदान करें ना, या फिर बच्चों की फीस बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये लाभ करने वाली संस्था तो है नहीं, है ना, तो ये इकट्ठा पैसा भी नहीं कर सकती, इसलिए जो पैसा धीरे धीरे जो इनके पास आ रहा है उसी पैसे में से इनको बजट बनाना होता है। तो ये चीज़ हमें इनको जब हम बजट बनाएंगे शालापुर केंद्र के लिए, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जो प्राप्तियां व इनका स्वरूप, जो प्राप्तियां होती है ना, रिसिप्ट होती है, उनका किस तरह से उपयोग करना है, उनको देख के पता लग सकता है कि कितना धन किस चीज़ पे खर्च करना है। बाल देखभाल केंद्र चलाने के लिए फंड उपलब्ध हो जाने के बाद केंद्र प्रभारी व्यक्ति का यह दायित्व है कि उस राशि का ना उचित तरह से उपयोग करे। तो प्राप्तियों का ध्यान में रखना है बजट बनाते टाइम। फिर जो व्यय है, खर्चा हो रहा है केंद्र में, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इनमें क्या है, कारक क्या, बच्चे ही होते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसके ऊपर किस तरह से कितना खर्च हो रहा है, तो हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है।
तो ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि एक बच्चा कितना टाइम हमारे केंद्र में रह रहा है। जैसे कि कहीं केंद्र होता है वो 8 से 10 घंटे काम करता है, कहीं 4-5 घंटे ही काम करता है। तो इस बात से भी उस क्षेत्र की ना जो हमारा केंद्र है, केंद्र के बारे में पता चलता है हमें कि इसके ऊपर इतने टाइम में इतना खर्चा होगा, इतने टाइम में इतना खर्चा होगा। नेक्स्ट जो आवर्ती अनावर्ती व्यय होते हैं। आवर्ती व्यय का मतलब हो गया कि जैसे कि केंद्र शुरू करते हैं तो शुरू में क्या पूरा का पूरा बिल्डिंग बनानी पड़ती है, फिर नई अलमारी लो, ट्रंक लो, मेज, चारपाई, झूले, पाल, नई दरी, खाना पकाने के लिए बर्तन वगैरह है ना, बच्चों के वजन लेने के लिए थर्मामीटर, ये सब वजन लेने के लिए जो वजन तोलने की मशीन है, थर्मामीटर बुखार के लिए, या फिर कोई भी और ज़रूरी चीज़ें, झूले वगैरह, ये सारे के सारे खेल लेंगे ना, तो इन पे क्या शुरू में एक बार खर्च कर देते हैं हम, तो ये कई सालों तक फिर चलते रहते हैं। इनको अनावर्ती व्यय कहा जाता है। अनावर्ती व्यय का मतलब है कि ये दोबारा ये हमें काफ़ी टाइम के बाद ही ज़रूरत पड़ेगी इनके ऊपर दोबारा खर्च करने में। तो ये अनावर्ती व्यय, इनका ध्यान रखना है हमें बजट बनाएंगे। दूसरा, हमें आवर्ती व्यय का भी ध्यान रखना है, यानी कि जैसे आवर्ती व्यय का मतलब है कि इनकी पुनरावर्ती होती रहती है, यानी कि जैसे महीने में, 15 दिन में, मतलब नियमित रूप से वो चीज़ें आ रही होती हैं, खर्च करना ही पड़ता है। जैसे केंद्र है, वहाँ पे अगर पूरक आहार बन रहा है तो हर हफ्ते आहार जो बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए सामग्री आएगी हर हफ्ते। खेल सामग्री कुछ हर हफ्ते चाहिए, बच्चों के लिए रंगीन पुस्तिकाएं आ रही हैं, वो चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, तो उसे हम आवर्ती व्यय कहेंगे। तो जैसे खाद्य सामग्री, खेल सामग्री, लेखन सामग्री, बच्चों के लिए दवाइयाँ, रख रखाव का सामान, केंद्र का किराया, या फिर जो कर्मचारियों का वेतन वगैरह होता है ना, तो इन सबको आवर्ती व्यय कहते हैं। तो इन सबको भी बजट में इन सब का ध्यान देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील और नियत निश्चित लागतें हैं, उनका ध्यान रखना होता है। लागतें मतलब जो खर्चा होता है ना, उनको अलग अलग करने का तरीका है। 4 लागत या नियत लागतों के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे कि कोई संगठन जैसे कि सामान बनाता है या सेवा प्रदान करता है, लेकिन जो बाल देखभाल केंद्र है उसमें तो जो शिक्षक होते हैं, संस्था होते हैं, वो सिर्फ बच्चों की सेवा प्रदान कर रही है ना, सेवा दे रही है, जो कि बच्चों की देखभाल है। तो इसमें क्या, हम बच्चे को ही एक इकाई मान लेते हैं। देखभाल के संगठन में जब बच्चों का देखभाल करेंगे ना एक बच्चे की, तो उसको एक इकाई मान लेंगे, तो उत्पादन की एक इकाई हो गया वो बच्चा, ठीक है। तो बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि किसी केंद्र में 100 बच्चों का ध्यान रखने के लिए हमें बजट बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि 100 बच्चे हैं, किसी केंद्र में 10 ही बच्चे, किसी में 50 बच्चे, किसी में और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये परिवर्तन होते रहता है, उनके ऊपर जो होने वाला व्यय रहेगा ना, वो परिवर्तित होता रहेगा, है ना। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब भी हम बजट बनाएंगे। तो ये 4-5 चीज़ें जब बजट बनाए तो उनको ध्यान में रखें। अभी लास्ट हमारा प्रश्न है सातवें का क्या है, एक प्रभावी पर्यवेक्षक की विशेषताएं हमें बतानी है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है क्या भूमिका विशेषता होती है पर्यवेक्षक की। इसका 7वें का है, एक शालापूर्व अध्यापक निम्नलिखित जो परिस्थिति है ना उनसे कैसे निपट सकता है, यानी कि उनके केंद्र में अगर क्रोधावेश वाला बच्चा है तो उससे कैसे निपटे, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसे कि चोरी करने की आदत हो, तो इन दोनों स्थितियों में शालापूर्व अध्यापक क्या करेगा उन बच्चों से निपटने के लिए, वो चीज़ें हमें बतानी है। तो पहले हम कै का आंसर देखेंगे, फिर ख का देखेंगे। तो पहले हमें पर्यवेक्षक की विशेषताएं बतानी है। तो पर्यवेक्षक जो होता है ना, सुपरवाइजर को ही कहा जाता है। सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक दोनों एक ही चीज होते हैं दोनों, ठीक है। सुपरवाइजर को हिंदी में पर्यवेक्षक कहते हैं। जो पर्यवेक्षक होता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थ यानी कि अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं ना उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यानी उनकी देखरेख करता है। जो पर्यवेक्षक होता है वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से क्रियान्वित या कार्यान्वित करने में मदद करता है। वह अपने जो कर्मचारी होते हैं ना उनको अनुशासित व निष्ठावान बनाने का प्रयास करता है ताकि क्या वे अधिक से अधिक श्रम करके अपना काम कर सकें। अब इनकी विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता, निर्णय ले पाना। ये क्या, सही टाइम पे सही निर्णय ले सकते हैं। अच्छा पर्यवेक्षक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीन होता है और दूसरों के साथ सहयोग नहीं करता ना, तो उसे अनुशासित करने के लिए सही समय पे सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो कि एक अच्छा पर्यवेक्षक लेता है, ठीक है। अच्छे पर्यवेक्षक में एक विशेषता होती है। दूसरा है, पर्यवेक्षण जो करते हैं वो
काम को देखते हैं दूसरों को, तो उसमें पर्यवेक्षण में लचीलापन होना चाहिए। जैसे सभी लोग अलग अलग तरह से कार्य करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, उनके जो नेचर होता है, काम का तरीका सब अलग अलग होता है, इसलिए अच्छा पर्यवेक्षक वही माना जाता है जो कि सबके साथ ऐसा बर्ताव करे कि मतलब सबके साथ काम करना वो सीख जाए, सबको अच्छा लगे उनके साथ काम करना, और उन्हें ये पता चलता रहे कि ये फला व्यक्ति है ना, ये इस तरह से काम करता है, दूसरा व्यक्ति इस तरह से काम करता है, तो क्या मतभेदों में समायोजन बिठा पाता है। ये पर्यवेक्षक में एक विशेषता होती है। नेक्स्ट उसकी विशेषता संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल। जो अच्छे लोग हैं उनसे कार्य करवाने के लिए उनके साथ अच्छे से व्यवहार भी करना आना चाहिए, जो कि एक पर्यवेक्षक में, अच्छे पर्यवेक्षक में होता है ना, वो व्यवहार करना ही संप्रेषण जो संबंधी कौशल है ना वो कहलाता है। एक अच्छे पर्यवेक्षक में लिखित व मौखिक संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए, ताकि वह अपनी जो बात होती है ना या संदेश अच्छी तरह से प्राप्त करता है, जो नीचे जो लोग हैं ना उन तक पहुंचा सके जिनसे उसे काम करवाना है। नेक्स्ट इनमें विशेषता होती है कि जिम्मेदारी लेने में तत्परता दिखाते हैं। वैसे तो जो इनके जो पर्यवेक्षक है, इनके काम जो होते हैं ना वो इनके अधीनस्थ कर्मचारी वो ही करते हैं, लेकिन क्या है, इन काम की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहती है, क्योंकि अगर कल को कोई काम नहीं करेंगे नीचे जो कर्मचारी है उनके अंडर, तो जवाब तो ऊपर जाके इन्हें ही देना पड़ेगा ना। जो भी इनके ऊपर, पर्यवेक्षक के ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो तो इन्हीं से जवाब मांगेंगे कि भाई बताओ ये फाइल ये है, इसका काम हुआ नहीं हुआ, तो ये सब उनमें जिम्मेदारी लेने की तत्परता रहती है, और ये जिम्मेदारी लेने को हमेशा तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि। अब क्या, सबका मानव का व्यवहार अलग अलग होता है, अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल की जरूरत होती है कि जो कार्य में ना कोई गलती करे या कोई कमी रह जाए तो उस कार्य गलती को खोजे और उसको समस्या का समाधान भी खोजे तुरंत। इसलिए अच्छे पर्यवेक्षक जल्दबाजी में कोई कार्य निर्णय नहीं करते हैं। वे किसी भी कार्यकर्ता के, जैसे किसी काम से उसने मना कर दिया कार्यकर्ता ने, तो वो ये सीधा कि गुस्सा हो जाए या कोई और बात हो वो नहीं देखेंगे, पहले क्या ऐसे कोशिश करेंगे कि कारण जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ये मना क्यों किया है ना, पहले उसे जानने का प्रयास करेंगे और फिर उसका समाधान भी खोजने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता। पर्यवेक्षक सभी के साथ समानुभूति के साथ काम करते हुए क्या सबको एक अच्छे से व्यवहार करते हैं, ताकि क्या कल को कभी ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा सिर पे चढ़ा के रखें, है ना, ज़्यादा छूट दे दें या किसी को ज़्यादा डांटे, तो वो सब नहीं करते, क्योंकि कल को जैसे किसी के साथ किसी को डांट दें या किसी की प्रशंसा कर दें, है ना, तो वो जो उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं ना, तो वो उस बात को समझेंगे, तो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, इसकी योग्यता होती है अच्छे पर्यवेक्षक में। तो ये विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वें का लास्ट हुआ था कि जो अगर हमारा केंद्र है उसमें बच्चा एक क्रोधावेश वाला बच्चा, एक चोरी करने वाला बच्चा, उनसे जो शिक्षक होता है कैसे निपटेगा। तो पहले हमें देखना है हमारे केंद्र में जो क्रोधावेश करने वाला बच्चा उससे कैसे निपटेंगे। जब बच्चा क्रोधावेश में जमीन के ऊपर जैसे लोटने लग जाए, गुस्से में चिल्लाने या रोने लगे, तो उसे थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें, उसके चिल्लाने है ना या उसको पकड़ने की ओर ध्यान ना दें, या कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे नहीं है कि बच्चे को एकदम बच्चे की तरफ देखेंगे ना तो बच्चा क्या ऐसे लगेगा उसे कि मैंने चिल्लाया, मैं जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो जो शिक्षक है उसने हमारी तरफ ध्यान दिया, तो आगे ऐसा ही करेगा। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करें। जब बच्चा स्वयं से ये सब करके थक जाए ना, चिल्लाना, लोटना, ये सब करके थक जाए और अपनी बारी की प्रतीक्षा करे दूसरे जो काम करे ना उसके लिए, तो उस बच्चे की उसके बाद में तारीफ करे और उससे कह रहे वाह आप तो अच्छे बच्चे बन गए, तो उसे अच्छा लगेगा, अच्छा मैं रो रहा था तब तो कुछ नहीं, और जब मैं अच्छा बच्चा तो मुझे अच्छा बच्चा, तो मैं ऐसे ही करूँगा आगे से। तो इस तरह से उसको बच्चे को शाबाशी दें। नेक्स्ट क्या करेंगे, बच्चा जब ऐसा व्यवहार करेगा क्रोधावेश का, तो उसका हम अवलोकन करेंगे ताकि पता कर सके कि ये बच्चा व्यवहार किस किस परिस्थितियों में करता है ना, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, तो अवलोकन करेंगे। उसकी जो ज़रूरतें होती है बच्चों की, है ना, और विकास के स्तर, उसके आधार पर उसके व्यवहार को सुधारने के लिए हम एक लक्ष्य बनाएंगे और उसके ऊपर कोशिश करेंगे। बच्चे की जो व्यवहार को सुधारने के लिए लक्ष्य बनाएंगे, उसके लिए एक अच्छी सी योजना भी बनाएंगे। बच्चा जब गलत व्यवहार करेगा तो हम क्या करेंगे, गलत व्यवहार पे उसे समझाएंगे एकांत में ले जाके, और अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो हम उसे पुरस्कृत करेंगे, सबके सामने शाबाशी देंगे। जब बच्चे का क्रोधावेश कम हो जाए, है ना, बच्चा धीरे धीरे क्या क्रोधावेश के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएगा, तो हम सब बच्चों के सामने उसकी ना प्रशंसा करेंगे, और फिर उसके बाद उसके साथ भी उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसे हम अन्य सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चा सामान्य हो चुका है तो उसे भी वो सबका मौका मिलना चाहिए जो हम सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हमें उस बच्चे से निपटना है जिसे चोरी करने की आदत हो। अभी चोरी करने का क्या मतलब है, जो छोटे बच्चों की चोरी होती है ना बड़े बच्चों से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता ना वो चीज़ जो कर रहे हैं वो चोरी है क्या है ना, उनको तो क्या अपनी चीज पसंद
मनपसंद की चीज़ या मिठाई खिलौना कुछ भी दिख जाए वो ले लेते हैं। पहले क्या बिना अनुमति के घर से लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें आदत पड़ जाती है, दोस्तों का लेते हैं, और धीरे धीरे क्या है उनकी आदत बन जाती है। क्योंकि इस समय उन बच्चों को ना ऐसे नहीं एहसास होता क्या चीज़ हमारी है क्या दूसरों की, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वे अपनी व अन्य दूसरे लोगों की चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते इस टाइम। परंतु आगे जाके ये आदत ना गंभीर रूप ले सकती है, और ऐसा अगर हम बच्चे को ना ऐसा करते देखें हमारे केंद्र में, तो हम निम्न प्रयास से उनको सुधार सकते हैं। पहला करेंगे, बच्चे का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि बच्चा चोरी किस कारण से कर रहा है। चोरी जब बच्चे की पकड़ी जाए तो ऐसे नहीं कि सबके सामने डांटने लग जाए, सबके सामने उसे शर्मिंदा नहीं करना, बल्कि उसे एकांत में बिठाएंगे, प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे और उसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। जो बच्चों की चीज़ें, जो बच्चा चीज़ ला रहा है घर से, है ना, तो बच्चा क्या करता है, जैसे सबके पास एक जैसी पेंसिल है, तो बच्चा क्या 2-3 पेंसिल रख लेगा और फिर कहेगा मेरी भी तो सेम ऐसी थी। अब कर ले, अब हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सेम उसकी भी पेंसिल ऐसी है, तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करेंगे हम, जब बच्चा आएगा ना तो उसकी चीज़ों पे निशान लगा देंगे, कोई भी एक मार्क लगा देंगे। तो ऐसा जब बच्चा आएगा तो हम देखेंगे ये लगाया छाप की चीज़ ऐसी, फिर जब बच्चा घर जाएगा तो देखेंगे, और बच्चे को फील नहीं करवाएंगे कि हम इस वजह से कर रहे हैं कि बच्चा चोरी करता है, नहीं, हम कहेंगे चलो चलो चेक करो बेटा, आपके चेक करते हैं कि कहीं आपका पेंसिल रह तो नहीं गई है ना, आपकी पेंसिल रह जाएगी तो घर पे काम कैसे करोगे, इस तरह से बच्चे को बोलेंगे, और उसका जाते टाइम बैग चेक करेंगे। अगर उसकी चीज़ें हैं तो ठीक है, अगर किसी और की चीज़ें दिखी उसके बैग में तो वो निकाल लेंगे, ओहो ये तो किसी और का आ गया, गलती से आ गया। इस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे हम। इससे क्या रहेगा कि बच्चे को ये भी नहीं लगेगा कि मैंने ये चीज़ उठाई तो मुझे चोर कह रहे हैं, इस तरह से फील नहीं होगा। और जो बच्चे को ऐसे लगेगा कि कह भी नहीं पाएगा, है ना, कि ये चीज़ तो मुझे लेके जानी है, कि मुझे चोरी करनी है। तो इससे बच्चे की आदत में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर बच्ची किसी का खाना चुराती है तो हमें ना उसके परिवार से, फैमिली वालों से बात करनी चाहिए कि खाना चुरा रही है तो खाना किस लिए चुरा रही है, घर पे खाना नहीं मिल रहा, क्या चक्कर है, भूखी रहती है कि क्या बात है ऐसी, तो उस बारे में पता करेंगे। बच्चे की फैमिली से इस बारे में पता करेंगे कि उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे चोरी की आदत हो, या क्या दिक्कत है, घर पे भी ऐसा करता है, इस बारे में बात करेंगे घर वालों से। फिर बच्ची को हम देखेंगे कि हो शायद ना बच्ची अपने आप को मतलब सेफ फील नहीं कर पा रही है केंद्र में आते हैं ना, तो और बच्चों के बीच तो इसे आदत लग गई हो गंदी चोरी की, कुछ चीज़ें उठाने की, तो हमें ये देखना है कि खुद को असुरक्षित मान के चोरी करती है, तो प्यार, स्नेह, सकारात्मक अनुभव, पोषण, ये सब बच्चे को प्रदान करेंगे, जिससे क्या रहेगा, बच्चे की चोरी करने की आदत में थोड़ा सुधार आ सकता है। तो ये सब प्रयास करके हम बच्चे की चोरी करने की आदत छुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पेपर कंप्लीट होता है फैब 2021 का DEC 3 का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप कीजिए DEC 3 की एग्जाम की तैयारी। एंड DEC 2 और 3 के काफ़ी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो DEC 2 के वीडियोज़ देख लीजिए, चाहे तो DE 3 के वीडियोज़ देख लीजिए, और बाकी के मैं धीरे धीरे डालती रहूँगी न्यू वीडियोज़। तब तक आप ऐसे ही नहीं है कि अब न्यू डालूंगी मैंने, अगर 3 दिन के बाद डाला तो आप जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक पुरानी वीडियो देख के तैयारी कीजिए, ठीक है।